तो हमको संवर्धित करें, हम सभी दर्शकों को अपने विचारों से। बहुत बहुत धन्यवाद। समय सबका कीमती होता है, वो अधिवक्ता हो या आचार्य हो या किसान हो या कोई भी, क्योंकि समय बहुत तेजी से हाथ से छूटता जाता है और बहुत से लोग अपने काम पूरा नहीं कर पाते, चले जाते हैं इस वजह से। संजीव जी ने हमसे बात की कि सर, न्याय क्षेत्र में भाषा और भारतीय भाषाएं, इस विषय को लेकर आप कुछ विचार हमारे इस रिपोर्ट में रखें। मैंने कहा ठीक है, पुराने मित्र हैं और आपका आग्रह तो हम टाल नहीं सकते। भाषा की समस्या है नहीं, ये बनाई गई है और यहाँ तो सारे कानूनविद बैठे हुए हैं। बाल की खाल निकालने का ही सारा काम कोर्टों में होता है, इसलिए हम इसको टाल नहीं सकते कि कुछ ना कुछ वितंडा बना के और उसको टालते रहे। मनन, चिंतन और विचार का साधन भाषा ही है, इसका कोई विकल्प नहीं है। हमारे यहाँ एक दंडी हुई जिन्होंने काव्यादर्श लिखा, तो लगा कि 30 मिनट का समय मिला है, मैं घड़ी रख लेता हूँ उतना ही। बिना घड़ी के चल रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दंडी ने कहा, ईंधन तमः तस्म जायते गुणत्रयम्, जो समस्त संसार में अपना प्रकाश फैलाए हुए वह भाषा की ज्योति है, जिसके बिना यह पूरा संसार अंधकार में समा जाता है। अर्थात मानव का सारा कार्य, व्यापार, व्यवहार, उसका चिंतन, मनन, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, वह सब भाषा में ही संपन्न होता है। और अपने यहाँ तो शब्द ब्रह्म की उपासना करने की बात है, और उसमें चारों वेद जो अपौरुषेय है, इसको अपनी भारतीय परंपरा मानते हैं, वे चारों वेद प्रकट होते हैं। और फिर वहां से मनुष्य के व्यक्तित्व में और उसके पूरे समाज में किस प्रकार से वह संस्कारित हो और किस प्रकार से उसके सौंदर्य का विकास हो, सहअस्तित्व का विकास हो, ये सारी प्रक्रिया हमारी संस्कृत में, सभ्यता में चलती है। उसका जो मूल विषय, अरे बात मत करिए, आप ऐसे करेंगे तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हमारा वो क्लब नहीं है कि हम बोलते रहे, नाचते रहे और कोई कुछ भी करता रहे, क्योंकि हम शिक्षक हैं और हम तो एक आदमी को भी अगर देखते हैं कि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम टोकते हैं। और अभी मैं 2 घंटे पढ़ा के ही आ रहा हूँ, तो मेरा आग्रह है आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, तो मेरी बात को सुने, बुलाएं। तो मैं बात कर रहा था कि जो भाषा है वह सभ्यता, संस्कृति, मनुष्य और उसके समाज को चलाती है। भाषा में ही चलता है सारा कुछ, बिना भाषा के तो कुछ होता ही नहीं है। इसलिए कोई भी समाज भाषा निरपेक्ष तो हो ही नहीं सकता है कि वह भाषा के बिना भी 1 मिनट के लिए चल सके। आज के दिन ये बड़ा प्रश्न है,
क्या भारतवर्ष अपनी भाषा में चल रहा है? बात भारत के न्याय क्षेत्र की नहीं है, न्याय क्षेत्र भी उसके परिधि में आता है, लेकिन हम विचार करें तो हमें सम्यक विचार करें, और यदि नहीं चल रहा तो उसका कारण क्या है? क्योंकि होता क्या है कि हम लोग एक वृत्त तैयार करते हैं कि हमने इतना कार्यक्रम किया, हमने इतनी चीजें की, हिंदी पर बड़ा भी बनता है, और फिर उसके बाद बात जहां के तहां रह जाती है और चीजें चलती रहती है। सभी ये ऐसा बोल रहे थे, चिंता प्रकट कर रहे थे कि आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा अगर हमारी भाषा नहीं बचेगी। 3-4 बिंदुओं पर मैं बात रखूंगा, उसी में सारी बात निकल के आ जाएगी। भारतवर्ष में मैं उसको चिन्हित भी कर रहा हूं, क्योंकि कोई चीज जवाब नहीं होती। अंग्रेजी समर्थक समूह जो काफी शक्तिशाली इस समय है, अंग्रेजों के जमाने से और आज तो और शक्तिशाली है। जब भी भाषा की बात आती है तो क्या करता है कि हिंदी और अंग्रेजी का विवाद छेड़ देता है। मतलब बात भाषा पर होगी कि भाषा मनुष्य के लिए कितनी उपयोगी है, उसका क्या महत्व है, उसमें मातृभाषा का क्या महत्व है, वह किसी व्यक्ति के मानसिक विकास में क्या योगदान दे सकती है, समाज किस प्रकार से रूप हो सकता है, विषय ये रहता है भाषा को लेके चलना। लेकिन उसमें क्या होता है कि एन केन प्रकरण जो है उसको हिंदी और अंग्रेजी का मुद्दा बना करके बहस को दूसरी जगह ले जाकर के जो है लड़ने मरने लोग उतारू हो जाते हैं, और मूल समस्या जो है जहां की तहां खड़ी रह जाती है। मैंने कहा कि भाषा समाज, संस्कृति, राष्ट्र को गतिशील करती है, उसी में उसकी दिनचर्या चलती है। तो क्या हमको इसमें नहीं सोचना चाहिए कि भाषा का भूगोल क्या है, भाषा की संस्कृति क्या है, भाषा का समाज क्या है? जिस द्वंद्व में आज का भारतीय समाज है, क्या और भी कोई देश इससे गुजर रहा क्या? क्या हम कुएं के मेढक हैं कि मतलब हम अपने कुएं में बैठ करके उतना ही देख पा रहे हैं जितना हमारा कुआं है, उसकी जितनी परिधि है? आज तो एआई का जमाना आ गया, अब तो सारा संसार हमारे सामने दिख रहा है, कहां क्या हो रहा है। पूरा यूरोप दिख रहा है, पूरा अमेरिका दिख रहा है, पूरा एशिया दिख रहा है। सारे राष्ट्र अपने भाषा को लेकर के कितने आग्रही हैं, उनका आग्रह भी दिख रहा हमको। छोटा सा देश है वहां डेनमार्क, यूरोप में, भाषा को लेकर के उसका भी अपना आग्रह है। ठीक है, फ्रेंच और स्पेनिश क्लासिकल लैंग्वेज है और बहुत प्रतिष्ठित है, अंग्रेजी के सामने जो है वो तो कभी मानते ही नहीं कि अंग्रेजी हमारे सामने सुतरी है। फ्रेंच तो अपने को अलग ही मानता है, जर्मन अपने आप को अलग मानता है, रूसी अपने आप को अलग मानता है कि हम किसी से कम नहीं है। हमारा पूरा अपना भाषा का जो सामर्थ्य है वो इतना अधिक है कि हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। और भारतवर्ष संसार का सबसे प्राचीन राष्ट्र, इतना प्राचीन राष्ट्र तो नहीं है। चीन थोड़ी सी मतलब हमारी समानता करेगा, लेकिन वो भी नहीं, पूरी सुव्यवस्था देखी जाएगी। और हमारी स्थिति यह है कि हमारी कोई भाषा नहीं है। हमारे जो राजतंत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, राजतंत्र माने जब मैं कह रहा हूं तो राज्य का तंत्र लीजिए उसको, लोकतंत्र राजतंत्र में मत लीजिएगा। उसमें जो प्रमुख जो संस्थाएं हैं, प्रमुख जो व्यक्ति हैं, उसमें जो कार्य है वो सब अंग्रेजी में हो रहा है। और भारत का सामान्य जो जन है
है उसको देख रहा है, कौतूहल भाव से देख रहा है। हमारे न्यायालयों की स्थिति क्या है? ठीक है कि मालवीय जी ने जो अभियान चलाया हिंदी के लिए, 3 साल में यचू भी रहा, वहां से आया हूँ, तो छोटी जो हमारी जो लोअर कोर्ट है वहां पर हिंदी आ गई और वहां हिंदी चली, यूट्यूब निकल गई। लेकिन ऊपर की क्या स्थिति है? ऊपर की स्थिति यह है कि वह अंग्रेजी में ही सारे कार्य हो रहे हैं और केवल संतुष्ट करने के लिए एक जो है विंडो खोल दिया गया है कि उसका अनुवाद कर दिया जाए, और वो अनुवाद जो है वेबसाइट पर या कैसे भी सुलभ कर दिया जाए ताकि दूसरे लोग भी जाए। शब्द के बहुत गहरे निहितार्थ होते हैं, और इस मामले में तो अंग्रेजी भाषा इतनी दरिद्र है कि वह किसी को कहीं का छोड़ती ही नहीं है, और इसका दुष्प्रभाव हमारे न्याय क्षेत्र में दिख रहा है। एक ही शब्द को लेकर के 2 अधिवक्ता जो है घंटों बहस करेंगे कि इसका क्या अर्थ निकाला है, और जिसका ज्यादा तर्क रहेगा, जिसका ज्यादा प्रमाण दस्तावेज दे पाएगा, जज साहब कहेंगे ठीक है भाई इसी पर हो गया काम। तो न्याय हुआ क्या? न्याय नहीं हुआ। ये तो हो गई कि किसने किस पक्ष में कितने बेहतर तरीके से चीजों को प्रस्तुत कर दिया। इसलिए आज के समय आवश्यकता है कि हमारा समाज जिसमें सोचता है, हमारा जन जिसमें व्यवहार करता है, हमारा कार्य भी उसी में, और इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है, इसमें कोई मतलब द्वंद्व की स्थिति नहीं है। क्योंकि अगर जापान देश के लोग अपनी भाषा में कार्य करते हुए गर्व का अनुभव कर सकते हैं, चाइनीज कर सकते हैं अपनी भाषा में, जर्मन कर सकता है अपनी भाषा में, तो भारतीय क्यों नहीं कर सकते अपनी भाषा में काम? मेरे समझ से भाषा ही नहीं, थोड़ा पानी हमको देना भाई। बोल रहा हूं तो थोड़ा सा गला हंस रहा है। ठीक, क्या है कि होता है, ये अपना काम है और चीजें अस्त व्यस्त होती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, सब अपने लोग ही। तो मैं कह रहा था कि भारत से छोटे छोटे जो नेशन स्टेट हैं, वे अपने को अपनी भाषा में संचालित कर पा रहे हैं और उनके यहाँ कोई समस्या नहीं आ रही है। तो भारत में ऐसा क्या है कि हम अपनी भाषा में अपना काम नहीं कर सकते? हाँ, ये है कि एक बहुत बड़ा देश है और इसमें बहुत सी भाषाएं हैं और समृद्ध भी है। तो एक समस्या ये है कि किसको हम प्रमुखता दें। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब भारत का स्वाधीनता संग्राम चल रहा था तो इसको लेकर के पहले ही एक सर्वसम्मत सी बनती दिख रही कि जिस दिन अंग्रेज इस देश से चले जाएंगे तो हम इस राष्ट्र में सबसे अधिक भूभाग पर जो है बोली जाने वाली जो भाषा है, हमारी जो हिंदी भाषा है, उसको राजभाषा बनाएंगे और उसमें अपना हम शासन कार्य करेंगे। 14 सितंबर 1949 को ये बात तय हो गई कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होगा तो उसमें जो है ये व्यवस्था आ जाएगी और हम जो है अपने स्वत्व को पालेंगे। लेकिन पहले 15 वर्ष का रामचंद्र जी को तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था।
तो लौट के आ भी गए रावण को मार के। हिंदी को, मैं हिंदी की बात कर रहा हूं तो भारतीय भाषा की बात कर रहा हूं, अपने की बात कर रहा हूं। अब इसमें द्वंद्व मत निकालिएगा कि तेलुगु और बंगला और ये सब सारी चीजें। हिंदी विशिष्ट है, इसलिए विशिष्ट है कि वह पूरे भारत के आधे से अधिक भाग को घेरती है। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सीधी सी बात है कि जो सबसे ज्यादा सामर्थ्य है उसके पीछे बाकी को चल रहा है। तो इसलिए जब हिंदी की बात आती है तो एक भारतीय अस्मिता की बात आती है, भारतीय भाषाओं की अस्मिता की बात आती है। हिंदी जब बढ़ेगी तो अन्य भाषाएं भी बढ़ेगी, निश्चित ही बढ़ेगी। और हिंदी अगर दमित होगी तो शेष भाषाएं भी दमित होंगी। तो ये विषय आया कि हिंदी अंग्रेजी का स्थान ले लेगी और हमारा भारत अपने स्वत्व को प्राप्त करेगा। क्या है कि भाषा में ही आप जुड़ते हैं। निज भाषा उन्नत यह है सब उन्नत को मूल, और बिन निज भाषा प्रेम के मिटन है कि सूले भारतेंदु जो 19वीं शताब्दी में कह रहे थे, इसके मूल में यही था। और ये केवल भारतवर्ष के लिए नहीं है, ब्रिटेन में भी अगर जर्मनी को थोप दिया है, जर्मन भाषा को थोप दिया जाए तो वह भी दुखी होगा, क्योंकि वहां से सहजता जो है चली है। अंग्रेजी ने हमको रोबोट बना दिया, रट्टा मार बना दिया। वकील भी रटते, सब रटते, प्रोफेसर, वकील, साइंटिस्ट, डॉक्टर जो भी है, सोचते हैं कहीं गड़बड़ हो, क्योंकि वो सहज नहीं है, पराया है, हमारे अभ्यास में नहीं। हम सोचते हैं अपनी भाषा में काम करने का प्रयास करते हैं उसमें, और गलती होती रहती थी उसमें। तो इसलिए भाषा के विषय को दो भाषाओं की लड़ाई में नहीं देखना चाहिए कि हिंदी या अंग्रेजी की लड़ाई है। भाषा का मामला, भाषा का मामला व्यक्ति के स्वत्व बोध का है, और जब तक वो स्वत्व बोध नहीं प्राप्त कर सकेगा, जब तक कि वो अपनी भाषा को प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए आवश्यक है कि हम उन चीजों पर गहराई से विचार करें। मेरे दिमाग में प्रकरण ध्यान में आ रहा है कि जब आयरिश आंदोलन चल रहा था, भारत के समानांतर जो है आयरलैंड वाले भी लड़ रहे थे उनसे, अंग्रेजों से। तो पता ही आपने तो सब लोग, एनी बेसेंट यहाँ आई थी। 3 आदमी बचे थे जो आयरिश जानते थे। उसमें वह व्यक्ति भी था जो उनका लीडर था, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो उसको अभाव महसूस हुआ। उसने सोचा कि अगर हम अपनी भाषा, अपना भाषा नहीं बचा पाए और 3 आदमी बचे हुए हैं और हम अंग्रेजों से स्वाधीनता ले भी लिए तो करेंगे क्या। वही इजराइल वाली बात, वहां भी हिब्रू नष्ट हो गई थी। एक आदमी के दिमाग में था भाई उसको जिंदा करना, उसको जिंदा कर लिया। इजराइल क्या कर रहा सबको दिख रहा है ना, छोटा सा राष्ट्र है और इतना बड़ा काम करता है। आयरलैंड में मोची था, मोची का काम करने वाला, उसको वो भाषा पता थी। 3 लोगों में एक था। आयरलैंड के सबसे बड़े नेता ने उसके पास जाकर के वो भाषा सीखी, और जब आयरलैंड अंग्रेजों के अधीनता से मुक्त होगा तो वहां पर आयरिश उनकी भाषा है वो वहां के समाज में पुनर्जीवित हुई। अरे भाई, हम तो बहुत बेहतर स्थिति में, न तो संस्कृत मरी है और हिंदी मरेगी क्या। हिंदी को मारने वाले मर जाएंगे, ये मरने वाली नहीं। और इसके साथ जो हमारी और भाषाएं 22 या 24 जो भाषाएं, कन्नड़, तेलुगु, डोगरी या उड़िया, बंगला, ये सब भी बहुत समृद्ध है। और ये संस्कृत की ही जो है गोत्र से उत्पन्न है, यानी कि इनके शब्द भी हमारे पर आए नहीं। बंगला तो उड़िया का आराम समझ सकते हैं, बड़ा ध्यान से सोचें तो सारे संस्कृत के शब्द उसमें उपयोग में आते हैं। तो हम आयरलैंड की स्थिति में नहीं है कि 3 आदमी बचे हुए भाषा जानने के लिए। हम ऐसी स्थिति में हैं कि हमारे पास हमारा, वे अंग्रेजी से आक्रांत है।
उनके दिमाग में यूरोपीय श्रेष्ठता और अंग्रेजी श्रेष्ठता का ऐसा आतंक जमा हुआ है कि उसको ढोए जा रहे हैं। ये आतंक फ्रांस में नहीं है, ये आतंक जर्मनी में नहीं है, ये रूस में नहीं है, ये पुर्तगाल में नहीं है, स्पेन में नहीं है, भारत में है। अंग्रेजी इतनी ही अधिक अगर गुण संपन्न है तब तो उसको यूरोप में सारे लोग अपना लेना चाहिए। बड़ी उसमें नॉलेज है, गुणवान, बहुत गुण है। वो इंग्लैंड तक ही सीमित क्यों भाई? अच्छी चीज को तो कोई भी ले लेता है, उसमें तो कोई वही नहीं है। जैसे रेनाल्ड की पेन आई थी तो उसको लोग लेते थे, रेनॉल्ड्स अच्छी पेन है, अच्छी चलती है, उसमें कोई देखता नहीं है कि कहाँ बनी है नहीं बनी, अच्छा चलना चाहिए। तो अंग्रेजी अगर इतनी ही अच्छी भाषा होती तो हम क्या उसको फ्रांस अपना लेता, लेकिन किसी ने अपनाया नहीं। क्यों? क्योंकि आज के दिन संसार का हर नेशन स्टेट जानता है कि अगर हम अपने देश में, राष्ट्र में कोई ऐसा तंत्र खड़ा करेंगे जिसका संबंध हमारे अपने लोगों से नहीं होगा तो टिकेगा नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं दोबारा आ रहा हूं, अंग्रेजी कर क्या रही है इस देश में? बहुत चतुराई से हमारे समाज के पढ़े लिखे वर्ग को दास वृत्ति में दास बना रही है, अपना नौकर बना रही है। उसके अंदर से जो स्वावलंबन का जो भाव है, अपने पैर पर जो खड़ा होने का भाव है, उसको खत्म कर रही है, नष्ट कर रही है। अब मैं समझाता हूं कैसे कर रही है। हम आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो अच्छी डिग्री लेते हैं, अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, और उसके बाद वो करते क्या है? वो मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे हम सेटल्ड हो जाएं कहीं बाहर, अमेरिका में या इंग्लैंड में कहीं, और वहां जाकर के एक अच्छा घर लें और एक अच्छी कंपनी ज्वाइन करें और वहां काम करके सुख का जीवन। आपने कभी विचार किया कि इस प्रवृत्ति का क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है हमारे देश पर? अरे भाई, सारा संसाधन तो आपका, हमारा, कि यहां सारे लोग पढ़े, यही का अन्न जल लिए, और जब कुछ देने की बारी आई तो चले गए देश के बाहर। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स बन गए, सुब्रमण्यम स्वामी बन गए जो डीएनए खोज किए थे, ऐसे बहुत से नाम। अंग्रेजी ने क्या किया है? हमारे स्वाभिमान को नष्ट कर दिया है, हमारे स्वत्व बोध को नष्ट कर दिया। मैं अंग्रेजी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी वर्तमान में अंग्रेजी ही हमारा सत्यानाश कर रही है। अगर फ्रेंच करती तो मैं फ्रेंच को करता, रशियन करती तो रशियन को करता था। अंग्रेजी को लक्षित करने का मुख्य कारण यह है कि अंग्रेजी के माध्यम से हो रहा है जो अंग्रेज करना चाहते, जो उनके दिमाग में था। सारी रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं, मैकाले की या चेमसूड की या जिसकी भी, जो उन्होंने कूट रचना अपने जो पत्र व्यवहार किए हैं आपस में, वो तो सब आर्काइव में उपलब्ध है। उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, वहां से निकल के आएगा कि वो चाहते क्या थे। वो यही चाहते थे कि अगर ये अपनी भाषा में काम करेंगे तो उसके साथ साथ अपने राष्ट्र से प्रेम भी करना सीखें। ठीक है, 2-3 मिनट और मिलोगे। और यदि वे भाषा से कट गए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हम जैसे चाहेंगे उनको ऐसे बोलेंगे। दूसरी बात यह होगी कि उनकी जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है उससे जो है
सुन तो जाएंगे। आज की स्थिति यही है, पढ़ा लिखा वर्ग जो है गांव के किसान से भी ज्यादा दरिद्र है सांस्कृतिक परंपराओं को जानने के मामले, उसको कुछ पता ही नहीं, और उसको खुश होता है। जहां उसको लज्जा आनी चाहिए उसकी स्थिति ऐसी है कि वो खुश होता, क्या अरे हमें तो पता ही नहीं है कि ये वेद क्या है। जैसे कि ऐसा कह करके वो कुछ ज्यादा जो है अपने को बताना चाह रहा है कि हमें नहीं पता था क्या। अरे आपको अगर चारों वेद के बारे में नहीं पता है कि उसमें क्या है, ये तो लज्जा से डूब मरने की बात है। आप उसको ऐसे हल्के बताते कोई बात नहीं, पता नहीं। और न्याय क्षेत्र क्या है, सीधी सी बात है, सारे लोग जानते हैं भारत में एंग्लो सेक्शन व्यवस्था काम कर रही है। अंग्रेजों के जाने के बाद उनकी ही बनाई हुई कैबिनेट मिशन की सारी जो प्रस्तुतियां हैं, जिसको संविधान सभा का एक स्वांग कह करके जो है उसको कर दिया गया कि 2 वर्ष 11 में 18 दिन में सारा तैयार हुआ, वो है क्या 1935 का सारा वो उठा के डाल दिया गया। और पढ़ाया भी जाता है, बड़े गौरव से भारतवर्ष में पढ़ाया जाता है कि भारत में जो संविधान है ये 1935 के जो अधिनियम हैं, अनुच्छेद वगैरह जो है वहीं से ला करके कर दिया गया। बाकी कुछ आयरलैंड से, कुछ अमेरिका, कुछ ऑस्ट्रेलिया, कुछ यहाँ से जोड़ के बना दिया गया। तो जब भारत के लोगों को भारत के परंपरा, भारत के बोध के अनुसार न्याय अन्याय का कोई विचार होगा ही नहीं, तो न्याय अन्याय का प्रश्न कहां से? ये तो जस्टिस वाली बात हुई जिसको अनुवाद करके हमने न्याय कर दिया। इसलिए भाषा का प्रश्न छोटा प्रश्न नहीं है, भाषा को बड़े स्तर पर लीजिए। भाषा का मतलब नहीं है कि हमने चलो अनुवाद कर दिया तो हो गया, नहीं। मूल का कभी अनुवाद नहीं हो सकता, मूल मूल ही होता है। इसलिए सारे समर्थ लोग बैठे हुए हैं, समर्थ लोग ही असमर्थों का सहारा होते हैं। सामान्य आदमी क्या करेगा, वो तो जो है हमारी तरफ देखता है कि बड़े लोग नहीं कुछ करेंगे हमारी भलाई है, तो जरूर नहीं है कि हम भाषा के मूल महत्व को समझें और पराई चीज से हमारे अंदर एक असहज होने की भावना आनी चाहिए। अगर हम असहज नहीं होंगे ना उससे, वो तो जोंक की तरह चिपक कर हमको खा जाएगी। अपने से प्रेम और पराये से असहज मनुष्य की प्रकृति। अपने भाई से बड़े प्रेम से मिलते हैं, लेकिन दूसरे थोड़ा सा परिचय लेते हैं, आपका नाम क्या, आप कहाँ रहने वाले हो, तब बात करते हैं। तो हिंदी तुम्हारी माँ है, हमारी सारी भारतीय भाषाएं हमारी माँ है। वह दूर चली जाए और दूसरी भाषा हमारे कार्य व्यवहार में आ जाए तो हमारा अपना जो गौरव है और हमारा अपना जो हमारी पहचान है वो कहाँ रहेगी। विजय लक्ष्मी पंडित गई थी, मैं यही बात करके समाप्त कर रहा हूँ, वो बन के गई थी, राजदूत बन के गई थी। स्टालिन के समय नेहरू ने भेजा था और सारा उनका परिचय अंग्रेजी में था। स्टालिन ने देखा, उठा फेंक दिया, कहा तुम्हारी अपनी भाषा नहीं है क्या। पराई वस्तु पर जो अपने को थोड़ा बहुत चमका लेते हैं उनका संसार में सम्मान नहीं होता है। भारतीयों का सम्मान तब होगा जब वो अपने स्वत्व पर खड़े हो, नहीं तो नकलची ही लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ कोई चीज बनती है तो इसके लिए कॉपी करते। मुझे लग रहा कि मैंने अपना समय जितना था उतना बोल लिया। आपने हमें यहाँ बुलाया और ध्यान से आप लोगों ने सुना हमारी बात को। मैं आप सबके प्रति बहुत आभारी हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत महोदय आभार। सर भाषा, यकीनन आपके विचारों से भाषा को लेकर हमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, हमारा बौद्धिक संवर्धन हुआ है। जैसा कि आपने कहा, भाषा समाज को गतिशील करती है,
यकीनन यह भारतीय भाषाओं की स्मिता पर सवाल उठने का समय है और निज भाषा से प्रेम होना चाहिए। आपके विचारों ने भाषा को लेकर जो एक वैश्विक दृष्टिकोण और सामाजिक दृष्टिकोण में हमारा बौद्धिक संवर्धन किया है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। हमारे बीच हमारे बार के कुछ सम्मानित सदस्य हैं, जैसे पुष्पा दीक्षित जी मैडम हैं, इंदिरा अजय सिंह मैडम हैं, प्रदीप सिंह जी हैं, अरविंद सर हैं, श्री पंकज सर हैं, राजकुमार सर हैं। आप सबका भारतीय भाषा अभियान की तरफ से हार्दिक स्वागत है। उद्बोधन की इस कड़ी में मैं आगे हम अपने बार के अग्रणीय मेंबर और पहले तो सर अधिवक्ता ही हैं और पूर्व